हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करते हैं। एक तो आपके नॉमेनक्लेचर में जस्ट ये देख लेते हैं, आपके जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स थे तो वाली जो सीरीज थी उनके नाम रिवाइज कर लेते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखते कैसे हैं? ठीक है, इस तरह से बीच में n नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे, दोनों एक्सट्रीमिटीज पे आपका COOH है। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ n अपना एक्रोनिम कैसे बनता है? ठीक है, इस तरह से वेर O इज फॉर n इक्वल टू 0, फिर ये आपका ठीक है। एक तो यहाँ तक ये नाम क्या क्या है? O फॉर आपका ऑक्सैलिक, M फॉर S फॉर सक्सिनिक, ये G फॉर ये तो एक तो ये है। क्षितिज आ रखा है, ऑनलाइन है क्षितिज? ऑनलाइन में भी नहीं है ना? ठीक है, कल वो मेरे से ऐसी एक ही डाउट पूछ रहा था, उसने है आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये रहा। तो एक वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपके एस्टर में कार्बोनाइल वाला जो है सी एंड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, एंड उसी में जो वो एल्कोक्सी वाला भी जो पोर्शन है, तो वो दोनों जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो बराबर क्यों आ रही है? इसका आंसर समझ आ रहा है? और कभी भी अगर आपका ऐसा इशू आए बॉन्ड लेंथ्स में, बॉन्ड ऑर्डर में कभी भी कुछ भी घपला आता है अगर, कि मोर देन एक्सपेक्टेड, लेस देन एक्सपेक्टेड, तो उसमें रीजन क्या रहता है हमेशा? रेजोनेंस। ठीक है, तो ये चीज़ है किताब में भी जो दे रखा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ कर रखा है। एक बार ये ऐसे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, फिर एक उसमें उसने ये दिखा रखा है। मीनवाइल लोन पेयर्स कितने कितने होते हैं स्टार्टिंग में? इनिशियली इस ऑप्शन पे कितने लोन पेयर है? ठीक है, न्यूट्रल अगर है और दो बॉन्ड पेयर है तो बाकी दो इसके लोन पेयर है, इस तरह से। फिर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ऊपर कितने लोन पेयर हो गए? 3 और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चार्जेस भी यहाँ पे आ गए, माइनस और प्लस। फिर क्या इमेज दिखा रखी है एनसीईआरटी में? ये वाला लोन पेयर भी आ जाता है, ये जो बैक बॉन्डिंग टाइप जो हम बोलते थे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए, लास्ट में भी। और अब इस ऑक्सीजन पे कितना रह गया? खाली एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये इशू है। पर ऑब्वियसली इसमें अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी भी अगर पूछी जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, तो आप इनको अरेंज कर सकते हो ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बोलें तो सबसे स्टेबल कौन सा है? पहला वाला ही। उसमें
ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हैं, ऑक्टेट्स भी सारे कंप्लीट हैं, कोई आलतू फालतू चार्जेस भी नहीं है। फर्स्ट के बाद कौन सा है नेक्स्ट टेबल? थर्ड वाला। ठीक है, बिकॉज थर्ड में सारे ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। सेकंड वाला आपका यहाँ पे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, लीस्ट फेवरेबल। किस वजह से? ये जो इशू है बीच में। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी अगर देखेंगे, 1 और 3 के कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होंगे उसमें। ठीक है, कार्बन पे इस पे तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से डॉजी हो जा रहा है, जो सारा हमारा बेसिक आइडिया था, पहले भी हमने डिस्कस करा था कि किस वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इनके डेरिवेटिव्स NaBH4 से रिडक्शन से इम्यून हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं याद? हो गया है लिखने का? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाए। ठीक है, साइड बाय साइड ही लिखते रहना, डाउट्स पूछ लो जो भी है, पीछे मत छूट जाना है इसमें। हो गया सबका? बताओ किसी का छूटा है तो। क्या कह रहे हो? कौन से वाले ऑप्शन के नीचे वाले? हाँ, नीचे वाला। तो देखो ना, इसके ये 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट तो जब आप देखते हो, ऑक्टेट में इस तरह से थोड़ा ना देखोगे खाली। ठीक है, अभी फॉर्मल चार्ज थोड़ा ना कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑक्टेट के वक्त आप पूरा देखोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 4, 2 ये 6, 2 ये 8। ठीक है, वो तो फॉर्मल चार्ज में खाली हम इधर तक गोला बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अब देखो, ये तो हमने देखा ही था रिसेंटली भी, कि ये चीज अगर है, हाइड्रोजन जाते हैं एक एक, क्या बनता है बीच में? एल्डिहाइड, और फिर फाइनली, ठीक है, एक और ये आ जाता है, क्या बनता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ये, अब बात ये कि कौन से रिएजेंट से हम इंश्योर कर सकते हैं ये डायरेक्ट कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डायरेक्टली जाना है, बीच में अगर रुकना नहीं है, उसके लिए तो हमने PCC देखा था। तो 3 रिएजेंट समझ लो आप। ठीक है, सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो KMnO4, K2Cr2O7, और HNO3 नहीं है यहाँ पे। एक हम यहाँ पे जस्ट किस चीज का नोट बना ले अपना, कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट। ठीक है, उसको लिखा कैसे होता है? CrO3 इन एसिडिक मीडियम लिखा होता है, या फिर CrO3 इन H2SO4 ले लो किसी भी तरीके से। और इसका नाम क्या है? ये तो एक ये चीज नया इंट्रोड्यूस हो रहा है जो तीसरा वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। इसमें किस चीज का ध्यान देना है हमको? कि अपना बेंजीन पे बाहर जो सामान लगा है, ठीक है, एंड सिंपल आपका कार्बन चेन है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगाओ, OH हो कुछ हो, उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। तो या तो बाहर ऐसे 1 डिग्री लगा होगा कोई ग्रुप, ठीक है, या तो ऐसे ले लेते हैं इसको, ब्यूटाइल के सारे आइसोमर्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक हो गया N ब्यूटाइल वाला, एक हो गया आपका आइसोब्यूटाइल वाला, ठीक है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला, एक अपना टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो कौन से ऑक्सीडाइज होंगे? ऑक्सीडाइज कर किससे रहे हैं हम? ठीक है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अपना KMnO4 वगैरह ले रहे हैं।
ठीक है, तो बाहर में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए उस कार्बन पे जो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, इनकी प्रेजेंस चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, बाकी तीनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? यूनिफॉर्मली सारे के सारे क्या है, आगे के बाकी सारे आलतू फालतू कार्बन झड़ जाते हैं, बस वो पहला कार्बन रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, बेंजोइक एसिड बनना है हमेशा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। ठीक है, अब देखो नाइट्राइल वगैरह अमाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, अब यहाँ पे एक इशू क्या है, देखो स्टार्टिंग में अगर नाइट्राइल लिख रहे हैं किस तरीके से, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब इसका करना क्या है हमको? हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, H2O को कैसे इमेजिन कर सकते हो आप? H प्लस ओ एच माइनस, कार्बन पे यहाँ पे क्या है, डेल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे है डेल नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ बायस्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सक्सेसिवली बार बार आपका क्या होगा, ओ एच माइनस किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को, H प्लस किसको अप्रोच करेगा, नाइट्रोजन को। इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए चीज़ों को थोड़ा क्या ले सकते हैं हम इसमें, एसिडिक या फिर अल्कलाइन मीडियम कोई भी। ठीक है, एसिडिक मीडियम जैसे है, अगर आप इमेजिन करो तो H प्लस पहले आके इस पे लगता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड इधर खींच लेता है और कार्बन पे डेल पॉजिटिव के बजाय हो जाता है फुल यूनिट आपका पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर अल्कलाइन मीडियम में कर रहे हो तो पहले OH माइनस इस पे अटैक कर रहा है और फिर नाइट्रोजन पे आ जा रहे हैं दो लोन पे नेगेटिव चार्ज, तो पानी से ले ले रहा है H प्लस। तो ये भी चीज़ एक ऐड कर लेते हैं नोट में कि दिस कैन बी कैटलाइज्ड इन आइदर काइंड ऑफ मीडियम। अब बस ध्यान क्या रखना है कि एक वहां पे वर्ड यूज्ड है, माइल्ड कंडीशन, एनसीईआरटी में। ठीक है, जब आप हीट वगैरह नहीं कर रहे हो, इसको टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ा रहे हो, पीवाई भी अगर आप देखो उसमें एक वो क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, उस वजह से वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है अगर उसमें ध्यान ना दो। तो यहाँ लिखा हुआ है माइल्ड कंडीशन। अब जब माइल्ड कंडीशन है, टेम्परेचर वगैरह हीट नहीं दे रखा है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल टोटल जुड़ रहे हैं? दो खाली, ऑर्डिनरी कंडीशन से। ठीक है, तीन होगा जब आप पूरा उसको हीट भी कर दोगे। तो दो जोड़ने के बाद दो OH लग रहे हैं कार्बन पे, डिहाइड्रेट होके C डबल बॉन्ड हो रहा है, और नाइट्रोजन पे भी दो हाइड्रोजन, तो इनिशियली क्या हो जा रहा है, ठीक है, क्या बन गया अपने पे, अमाइड। ठीक है, जिसको क्लास में हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके भी पढ़ा था ना, ये वो सिचुएशन है। एंड इसमें एक और वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने के लिए आपको और क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब फाइनली बन रहा है। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज बीइंग ऑब्टेन्ड ऑन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
लिख लिया? पहुंच गए ना सब लोग रिग्नार्ड रीजन वाली हेडिंग तक? रिग्नार्ड रीजन वाले में क्या करना है? सिंपली आपके पास कोई भी अगर रिग्नार्ड रीजन है, RMGX या फिर अराइल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजीन भी अगर यहाँ पे हो, एरोमेटिक भी, तो किस पे अटैक करवा दे रहे हैं इसका? ठीक है, इनिशियली तो जस्ट क्या होगा, ये चीज़ अपना नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इधर में अटैक और ये इधर, तो इनिशियली तो एडक्ट बनेगा, उसके बाद उसको थोड़ा हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा, तो इस तरह से। ये वाला हिस्सा दे देगा अपने को। फिर अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से ही वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, तो असाइल हैलाइड्स या एनहाइड्राइड्स आपके किस तरह से दिख रहे हैं? एनहाइड्राइड अपना इस तरह से। अब दोनों में जस्ट स्लाइट डिफरेंस क्या है? एक बहुत ही हल्का सा डिफरेंस। ठीक है, NCERT अगर ढंग से स्कैन करो, उसमें एक स्लाइड, दोनों में क्या अंतर है? ऊपर वाले में वो कह रहा है हल्का अगर अल्कलाइन मीडियम भी हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उसका सेंस समझ आ रहा है? ठीक है, ऊपर में अगर हल्का अल्कलाइन मीडियम भी हो तो आपका यील्ड बेटर आएगा। ठीक है, ये Cl- में रह जाएगा, वो अगर HCl होगा तो फिर वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो दोबारा से जुड़ने लग जाए। ठीक है, नीचे वाले में आप सिंपली एनहाइड्राइड को तो जस्ट आप पानी उसको प्रोवाइड करो जो उससे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा गया था इनिशियली, तो वापस बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज़ है। और नीचे वाले में जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो अगेन वही, कहीं भी एक जगह से अगर बॉन्ड तोड़ो तो ये बॉन्ड इस तरफ को जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। एस्टर हाइड्रोलिसिस भी अगर देखें तो अगेन अनदर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये भी अपना कैसे कैटलाइज हो सकता है? एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में तो डायरेक्ट मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे वाले में जस्ट क्या है डिफरेंस? तो लेट्स से दिस वाज NaOH, आपको मिल क्या रहा है? अगर ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सोडियम सॉल्ट है तो इसको और क्या बुला सकते हैं प्रैक्टिकली? सोप। इस वजह से जो नीचे वाला ब्रांच है उसको और क्या बुलाते हैं रिएक्शन को? हाँ, देखो दे तो रखा है अलग अलग तरह से। ठीक है, वैसे देयर इज नो हार्म, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, मतलब इससे जो प्रीवियस भी आपकी जो जूनियर क्लासेस भी है, मतलब वहां तक भी एक इसमें रफ आइडिया रहना चाहिए। और वो थोड़ा सा सिलेबस अब वो मॉडिफाई होते रहा है बीच बीच में।
ठीक है, यहाँ तक ऑल डन। अब क्या आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अगर देखें सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह अगर बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या दे रखा है, आई गेस कुछ 9 कार्बन तक कुछ दे रखा है। ठीक है, कि लिक्विड्स रहते हैं, उसके बाद फिर वो वैक्सी सॉलिड्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा सा फंडा है, मतलब ये स्टार्टिंग में इतने वॉलेटाइल तो है नहीं कि ये गैशियस रहे। मेन तो एक क्या है कि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी है। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखो उसमें ऐसे लिखा हुआ है अप्रॉक्स कुछ कि अप टू 9 कार्बन्स क्या है, लिक्विड्स, बियॉन्ड दैट दे आर वैक्सी सॉलिड्स। एंड इसी वजह से आपने एक वो एग्जांपल भी देखा है अपना किसका लैब में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो क्योंकि जो विनेगर वगैरह ये वो हम यूज करते हैं वो तो काफी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, लेकिन उसको अगर प्योर फॉर्म में लो, केमिस्ट्री लैब में भी अगर देखो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अराउंड कुछ 15-16 डिग्री सेल्सियस या कुछ होता है, तो उससे नीचे में। ठीक है, इस करंट वेदर में अगर आप जाओगे तो वो डिब्बी में सॉलिड फॉर्म में मिलने लग जाता है। ठीक है, ये चीज तो इन जनरल भी जस्ट लिखा हुआ है किताब में कि कंपेयर टू आपके बाकी सारे ये ईथर वगैरह, एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन इनफैक्ट अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, उस सबसे लेस वॉलेटाइल ही होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी अच्छे से होती है। एंड रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी, एक वो ये सेंटेंस भी है जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाता है आपका, कि उसमें लिखा होता है बेंजोइक एसिड इज ओनली स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ है। कमिंग बैक टू ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें एक ये दे रखा है कि ये गैशियस फेज में भी अगर आप इनको देखो वेपर फेज में, तो एट मैक्स दे आर एग्जिस्टिंग एज डाइमर्स। वो अकेले अकेले मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलते बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ, ठीक है, दे आर वेल केपेबल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये चीज़ हमने सोल्यूशंस चैप्टर में भी देखी थी, जहाँ पे अगर आप उसको डिसॉल्व करो इन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, बेंजीन वगैरह में डिसॉल्व करो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन के साथ तो नहीं कर पाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतने अच्छे से, तो खुद ही के साथ कर लेता है काइलेशन वगैरह। तो ये एक जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम किस तरीके से, इस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सब कहाँ देखने को मिल रहा है, एग्जिस्ट एज डाइमर इन, या तो कह लो वेपर फेज, यहाँ कह लो इन सॉल्वेंट ऑफ लो polarity such as benzene। तो डन, यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सारा, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन देखते हैं। कर दे स्क्रॉल ये पूरा, अरुण बता दो ना। किसी का नहीं छूटा ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो एसिडिक नेचर से ही पहले स्टार्ट होता है। पहले तो देखो इसमें ये समझना है कि रिएक्शन देखो किस किस तरीके से, एसिडिक नेचर कैसे टेस्ट कर सकते हैं,
अब हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में भी अल्कोहल फिनॉल ईथर वगैरह में, ठीक है, इनफैक्ट इवन हाइड्रोकार्बन्स में अगर अल्काइंस में देखो तो एक सबूत तो ये होता है कि हाइड्रोजन आपका निकल सकता है लेबाइल है बाय रिएक्टिंग इट विद मेटल्स और या फिर एल्कलीज। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो है ही। इसके अलावा यहाँ एक और रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, किसके साथ? NaHCO3 के साथ। ठीक है, ये जो एफरवेसेंस वाला फंडा चल रहा है, क्योंकि NaHCO3 किसके साथ नहीं रिएक्ट करेगा? आपके अल्कोहल्स और फिनॉल वगैरह के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, ये ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेकिन सफिशिएंटली एसिडिक हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ऑल्सो वो याद रखना कि फिनॉल्स के साथ इन जनरल मना कर रहे हैं, एक आधा नाइट्रो भी लगा दिया कहीं आलतू फालतू तो भी नहीं करना है, लेकिन अगर पिक्रिक एसिड बनाओ तब तो ऑब्वियसली कर देना है, बिकॉज पिक्रिक एसिड तो हमने बोला था HCl H2SO4 वगैरह उस कैटेगरी के बराबर है, तो वहां पे प्लीज वो दिमाग लगाना है कि वो तो कर ही जाएगा। पर अगर मान लो जस्ट फिनॉल पे एक कहीं NO2 लगा है और तो मेटा पैरा कहीं, तो उसको छोड़ देना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। जस्ट कंप्लीट तो कर ही पाओगे रिएक्शंस आई होप इसमें, इस तरह से। लास्ट वाले में अगर देखें तो ये सॉल्ट बना दिया, एक H प्लस इसको दोगे H2CO3 को, HCO3 माइनस को, तो बन जाएगा H2CO3, पर उसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? H2O प्लस CO2। तो ये होता है क्वेश्चंस में बहुत बार ये इसका ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, used to differentiate from phenols in particular। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब ये है कि जब इनका H प्लस निकल जाता है इनका कॉन्जुगेट बेस कैसा दिखता है? ठीक है, एक H प्लस रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस दिख रहा है ऐसा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होती है, मैनेज कैसे होता है वो नेगेटिव चार्ज? खाली इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में वो कूदता है। डबल बॉन्ड दोनों तरफ होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, एक वो भी याद करो जैसे GOC वगैरह की DPPs में अगर आपने ध्यान दिया होगा, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट की भी जब बात होती थी, तो दिस एज अ ग्रुप प्रोवाइड्स -I इफेक्ट, अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो CO माइनस है, ठीक है, ये पुश करता है आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेनिफिशियल ये होगा अगर ये जो पोर्शन लगा है ये किसी तरीके से और इलेक्ट्रॉन अगर खींच पाए, पर वाया रेजोनेंस तो कोई मदद नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। यहाँ पे -I इफेक्ट ज्यादा मैटर करता है। तो एक सीक्वेंस गिवन है NCERT में। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझ आ रहा है आपको? अगर स्टार्टिंग से अगर आप देखो, इससे अगर कंपैरिजन शुरू करो एसिटिक एसिड से, मतलब यहाँ लेट से बीच में मैं एक और क्या इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, एंट्री HCOH। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन के बजाय एक कार्बन आया या फिर दो कार्बन आए, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं वापस कार्बोक्सिलेट की तरफ, CO माइनस की तरफ, तो वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका अगर ये बेंजीन रिंग भी लगती है तो थोड़ा ये sp3 कार्बन के मुकाबले -I देती है। ठीक है, तो इससे ये बेटर हो जा रहा है। ठीक है, CH3 से बेटर ये आपका। ठीक है, इनको फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, फिर वो रिलेटिव कैसे कंपेयर करना है। फिर आपका बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो ये लिस्ट को पूरा तो नहीं याद कर सकते आप, रफली याद करके रखना है। ठीक है, क्लोरीन की पोजीशन अगर आप देखो जितना दूर है,
अच्छा ये यहाँ दे रखा है, HCOH को कहाँ दे रखा है, आगे में पड़ा है। ठीक है, तो क्लोरीन है आपका सेकेंड कार्बन पे। अब ब्रोमीन ऑल्दो क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर उसकी थोड़ा पोजीशन बेटर हो गई है ना, पहले ही कार्बन पे लगा है बाहर, तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो डिस्टेंस डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगेन उसको क्लोरीन वाला ओवरटेक कर गया है, फिर फ्लोरीन बेस्ट है। तो ऐसे ऐसे ये सीरीज देखना, एक फ्लोरीन से भी बेटर क्या आ रहा है आपका, साइनाइड, फिर उससे बेटर आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये आपका ट्राईफ्लोरो वाला जो है, इसको अलग से याद रख लेना कि इट इज बेस्ट। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि CF3 आपका सबसे बढ़िया से -I इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से एक हल्का नोट मेक कर लो। ठीक है, लेट्स से जैसे ये वाला पोर्शन जस्ट लिख लो और फिर आगे बढ़े एनहाइड्राइड फॉर्मेशन वगैरह पर। ठीक है, खाली इंडक्टिव इफेक्ट्स मैटर करेंगे, रेजोनेंस से तो मदद नहीं करी जा सकती इस ग्रुप की। ठीक है, नीचे बेंजीन रिंग भी लगी होती है, तो बेंजीन रिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एक्चुअली तो खराब ही हो रहा होता है उससे मामला। तो इसलिए वो याद है हमने ऑर्थो इफेक्ट भी देखा था, बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप लग जाए तो उसकी वो रेजोनेंस वाली इंटरफेरेंस कम हो जाती है, फायदा ही हो जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पर फिर भी वो फायदा करवा रहा है वहाँ पे। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट जो आपका था। नेक्स्ट देखते हैं एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि दो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो तो बन जा रहा है आपका एनहाइड्राइड। शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिवाइज करके लिखना है कि यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जो दे रखा है ना, +5 वाला फॉस्फोरस जब भी दिख जाए तो उसको यूज करना है एज अ एक्सेलेंट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो क्या क्या तरह से वो दिखाई देता है, एक्सप्रेस होता है, या तो P2O5 या P4O10 या फिर H3PO4। ठीक है, इनमें से कोई भी दिख जाए अगर तो डिहाइड्रेट कर देना। ठीक है, सिंपल, जस्ट वही कह रहे हैं हम। पहले वाले चैप्टर्स में भी देखा ही हमने, H3PO4 वगैरह किसी किसी जगह शायद अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में या कहीं पे पड़ा हुआ था अल्कीन बनाने के लिए। तो ठीक है, अब एस्टरिफिकेशन में पिछली बार हमने मतलब रिसेंटली अभी मैकेनिज्म देखा था पूरा। ठीक है, वो एक्रोनिम भी बना के वो PAD PED करके कि सारे उसमें स्टेप्स इंडिविजुअली याद रहे। इसको स्किप कर देते हैं, पूरा नहीं लिख रहे, बस आपका जस्ट एक ही जनरल इक्वेशन। H2O किस तरीके से, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये PCl3 PCl5 SOCl2 वगैरह ये सब भी हमने येलो एल्केन्स में देखे थे रिएजेंट्स। यहाँ पे इनका वही सिमिलर एक्शन है, जैसे अल्कोहल पे हम OH को रिप्लेस करवाते थे, यहाँ पर भी आंख बंद करके जस्ट वही कर देना है। +PCl3 और PCl5, या फिर एक सेकंड, इसको बाई प्रोडक्ट्स अलग अलग बन रहे हैं ना। ठीक है, तो ये चीज रिप्लेस हो रही है पहली बात तो। PCl3 में ये कितने कंज्यूम हो जाएंगे टोटल, 3 हो जाएंगे, जैसे 3ROH + PCl3 होता था ना, तो 3 बारी ये प्लस
एक आपका H3PO3। फिर इस वाले में एक ही बार कंज्यूम होता है आपका POCl3 प्लस HCl, और नीचे वाले में आपका अगेन RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये जो आपके सारे गैसेस। सर, हाँ। हमारा ऊपर वाले में HBZ रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? मतलब PCl3 और PCl5 वाले में हम्म। HBZ क्यों नहीं हुआ? HVZ वाले में क्या ले रहे थे हम? नहीं तो HVZ में आपको फ्री हैलोजन भी चाहिए। उसका जो मैकेनिज्म अगर याद करो तो एक पॉइंट पे जब वो इनॉल वगैरह बनता है, डबल बॉन्ड आता है, और डबल बॉन्ड X2 पे अटैक करता है ना, एक हाइड्रोजन अच्छा। अपने पे जोड़ लेता है, एक बाहर निकल जाता है, ठीक है, जैसे वो आपका साइक्लो हाँ। ब्रोमीनियम वाला भी जैसे मैकेनिज्म है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन वाला। तो यहाँ पे जस्ट PCl3 है ना, यहाँ पे Cl2 फ्री नहीं पड़ा ना। ठीक है सर। ठीक है, ये स्लाइट एक डिफरेंस आ रहा है रिएजेंट्स में। क्लियर यहाँ तक? NH3 के साथ अगर देख रहे हैं, और थैलेमाइड फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, वो आगे वाले चैप्टर में भी काम आ जाएगा अपने अमीन्स में। तो अगेन यहाँ पे जस्ट थोड़ा ध्यान क्या रखना है, पहले बना देना है सिंपली क्या, RCO, अच्छा नहीं, पहले तो एसिड बेस रिएक्शन करा देना। ठीक है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या देखा है कि किस तरह से लिखा होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके लिखा होता है शब्दों में जब लिखा होता है ये। तो ऐसे में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ठीक है, और फिर बन जाता है फाइनली आपका अमाइड। या तो एक तरीके से ऐसे सोच लो, इसको इतना स्ट्रांगली हीट करना है, नहीं तो अगर मैं यहाँ पे आप इमेजिन करो ऐसे प्लस H2O करके लिखूंगा, तो फिर तो रिएक्शन ऐसे रिवर्सिबल होने लग जाता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ वो दोबारा हाइड्रोलिसिस करके। पर अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगा तो ये वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, रिमूव होने लग जाएगा रिएक्शन मिक्सचर से। मे बी दैट इज द पर्पस आपका, टू इंश्योर कि अमाइड का यील्ड अच्छा रहे, नहीं तो टूट के वापस जा सकता है। एक क्वेश्चन वो भी देखेंगे अभी हम आज, उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन में क्या इलस्ट्रेटेड है कि आपस में वो सारे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जो डेरिवेटिव्स भी हैं उनकी रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में होती है, कि एसिड क्लोराइड फिर आपका, ठीक है, उस तरह से एनहाइड्राइड एस्टर अमाइड वगैरह, तो वो देख लेंगे। रिडक्शन किसका करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, ये थैलेमाइड वाला लिख रखा है ना, नहीं मैं जस्ट ये देख रहा था इतनी जगह यहाँ पे क्यों छोड़ रखी है। थैलेमाइड में क्या है, स्टार्टिंग रिएजेंट आपका थैलिक एसिड करके एक होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका परिचय क्वेश्चंस में ऐसे दे रखा होता है ना कि वो वाला बेंजीन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विच रेडिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड। उस हिंट से इंश्योर होता है कि वो दोनों रिलेटिव एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे ही है, नहीं तो मेटा या पैरा पे हो तो आपस में वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं, ये बड़ी आसानी से यहाँ पे ये चीज लूज होके ये एनहाइड्राइड भी बन सकती है, किसी किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज रहती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जस्ट ऐड कर रहे हैं NH3। इनिशियली क्या बन रहा है, अगेन आपका ऑन हीटिंग क्या एलिमिनेट होगा, NH3, एंड जो बच जाता है कंपाउंड इसको बुलाते हैं थैलेमाइड। स्पेलिंग भी देख लेना इसकी, बड़ी अजीब सी होती है, क्या PH TH करके।
स्टार्टिंग फ्रॉम इसका भी 3 वेरिएंट्स होते हैं लूजली, जब इसको हम रेफर कर रहे होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। थैलिक एसिड तो ऑर्थो ही होता है अजम्पशन। पैरा वाला जो होता है उसका नाम ही स्लाइटली अलग होता है, और टेरेप्थैलिक एसिड करके कुछ होता है, ऐसे लिखा होता है, और मेटा वाला यूज ही नहीं होता कहीं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। रिडक्शन में देखो 3 बारी इसलिए लिख रखा है, क्या क्या ध्यान रखना है रिएजेंट्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, ठीक है, एक तो LiLH4 के साथ, ठीक है, विच इज योर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें बन क्या जाएगा, जस्ट RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल में ही चले जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब LiLH4 वाला ऐसा है कि ये इसके डेरिवेटिव्स को भी रिड्यूस करेगा सबको, ठीक है, विल ऑल्सो रिड्यूस आपके RCOCl, RCONH2, इस तरह से सारे, ठीक है, एस्टर वगैरह भी सब कुछ लिख ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक फिर क्या दे रखा है इसने, ऑल्सो कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग डाइबोरिन, ठीक है, B2H6 का मेंशन है यहाँ पे। अब डाइबोरिन में इशू क्या है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस कर रहा है, पर क्या लिखा हुआ है एक लाइन में एनसीईआरटी में कि उसके डेरिवेटिव्स को नहीं रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, और एक जस्ट हम फॉर्मेलिटी के लिए डाल ले रहे हैं यहाँ पे कि NaBH4 से तो कुछ भी नहीं होगा किसी को भी, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं, इसका एक कमर्शियल मेथड दे रखा था ना कि LiLH4 को भी आप डॉज कर सकते हो, कि पहले इसका एस्टर बना लो और फिर H2 और कैटलिस्ट के साथ कैटालिटिक रिडक्शन, तो वो चीज था। सर कैसे? जो डाइबोरेन है वो H- ही प्रोड्यूस करता है या फिर वो कुछ और प्रोड्यूस करता था? आइबोरेन मेरे ख्याल से देखो वैसा सा शायद कुछ मैकेनिज्म रहेगा जैसे हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देखा है। तो यूएस हाँ। एसिड की तरह होता है ना, उसके वो खाली कटोरे में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो एक H- इजेक्ट कर देता है। अच्छा, तो वो पहले 3 ये भी, हाँ, वैसे आएंगे। लाइक, हाँ, नॉट ऐसे 110% श्योर, लेकिन अगर मैं गेस करना होगा तो शायद वैसा सा कुछ हो रहा होगा। बाकी उसको देख सकते हैं क्लास के बाद, ठीक है। ओके सर। नोट्स में तो मतलब ऐसा जितना स्ट्रेस नहीं है, मैकेनिज्म इसका कोई नहीं पूछेगा, बस एज अ रिएजेंट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि डाइबोरिन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में ले जाके रख देना, बस इतना तो पता होना चाहिए। और देखें आगे, क्या चीज? हाँ, इसका हमने, अच्छा, एक ऐसे लिखा था एक्सेप्शन ना, लिखवाया था ना शायद NaBH4 वाला, ठीक है, ये ऑल वर्ड थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा फिर। एक्सेप्ट अपना, ठीक है, ये थोड़ा सा हो जा रहा है, ठीक है। पर अब इसको, अब जैसे लिखते जाओगे, अब सारे चैप्टर के अपने ऑलमोस्ट अब कंक्लूड होने वाले हैं ऑर्गेनिक वाले शॉर्ट नोट्स। अब ये है, लेकिन इनको की बनाने का पर्पस क्या है कि फिर रोज इनको देखा भी करना, ठीक है। याद है एक बार जो वो कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी आए थे, वो IITians, क्या वो कह रहे थे कि रोज सुबह लास्ट के दिनों में तो उठ के बस वो एक बार पहले देखना शुरू कर देते थे, लिखना उसको दोबारा,
फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये सारी लिख लोगे, इनको कंटिन्यूली आप ऐसे रिपीट करके डेली अगर देखते भी रहोगे तो बाय जनवरी एंड फिर स्लिप अप्स भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ये सारा चीज़ ठीक है हार्ड कोड हो जाएगा। डाइबोरिन का क्या चीज़? हाँ, नहीं उसमें लिखा हुआ मेरे ख्याल से कि ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, कि उसने आगे लिख रखा है इनफेक्टिव अगेंस्ट आपका ऐसे अमाइड, एस्टर, ठीक है, हेलो डेरिवेटिव वगैरह, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसने वर्ड्स में लिख रखा है। देखना कोई एनसीईआरटी पढ़ी हो तो वो पेज देख लेना एक बार। आगे देखें इसमें, और डीकार्बोक्सिलेशन के कौन से दो तरीके हैं? एक तो आपका है सोडा लाइम वाला, तो उसमें क्या दे रखा है जस्ट, उसमें एक रेशियो भी दे रखा है 3:1। कह रहा है इनको हीट करते हैं विद दिस मिक्सचर इन 3:1 रेशियो। बुलाते क्या थे इसको? ठीक है, ठीक है, ये चीज चल रही है। तो क्या बन जाता है अपने पे? एक कार्बन आपका एक कम हो जाता है, RH लिख दे। और इसी वाले में बाई प्रोडक्ट में Na2CO3 लिखा होता था, क्या लिखा होता था? थोड़ा अगर रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, कार्बन यहाँ पे स्टेप डाउन हो जाता है इफेक्टिवली, कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। दूसरा क्या था इसमें? इलेक्ट्रोलिसिस। कि कोल बेस आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड करके ऐसे भी, जैसे इसका नाम था ये नेम्ड रिएक्शन, ये इसमें जस्ट क्या लिख लें एक शॉर्ट नोट, पूरा पूरा नहीं पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स पे क्या क्या बन रहा था। ठीक है, आपका एट एनोड क्या बन रहा था, रिकॉल करो अगर। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, RCO माइनस, पहले RCO डॉट बनता था, CO2 भी रिलीज होता था, R डॉट बनता था, दो R डॉट जुड़ के क्या बन जा रहा है? ठीक है, ये याद आ रहा है? कैथोड पे जहां पर की रिडक्शन होना है, सोडियम को तो नहीं रिड्यूस कर सकते, क्या रिड्यूस हो जाता था? हाइड्रोजन गैस बन जाती थी। ठीक है, सिमेट्रिकली एल्केन बन रहा था, कंसिडरिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप किसका कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस, RCO माइनस Na प्लस का लेट से। तो इसमें अगर N कार्बन आइटम्स थे तो इसमें कितने आ रहे थे? ठीक है, इतना रहने देते हैं इसको अभी। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? HVZ का फुल फॉर्म क्या है? तो HVZ में अपना, ठीक है, अब इसमें ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें एक कार्बन और दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जस्ट RCOH से काम नहीं चलेगा। फिर रिएजेंट देखते हैं इसमें क्या डालना है आपको, प्लस X2 प्लस आपका रेड फॉस्फोरस, एंड दिस इज मेरे ख्याल से स्टेप 1। फिर स्टेप 2 भी लिखना पड़ता है, दोबारा इसको हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा। मतलब इनफैक्ट LiLH4 वाला भी कभी आप देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, LiLH4 वाला भी जब रिडक्शन होता है वो ऐसे एरो करके स्टेप 1 LiLH4 होता है, स्टेप 2 में हमेशा उसमें भी बाद में पानी ऐड करना पड़ता है, उसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म उस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जस्ट हम देख लें कि ये पोजीशन कौन सी है अपनी, अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म की आई डोंट थिंक इसकी कभी भी जरूरत पड़ेगी।
स्पेशली इन एन एग्जाम लाइक मेंस, जस्ट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हैलोजन लग जा रहा है, एंड दिस हैलोजन कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन, ऐसा फाउंडेशन भी है। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं इसको जस्ट। क्लियर यहाँ तक भी सब कुछ? ईएस रिएक्शन में अगर देखें, कौन से दो डॉक्यूमेंटेड है एनसीईआरटी में आपके, नाइट्रेशन और हैलोजनेशन। ठीक है, तो इनका अगर नोट बनाएं, कुल मिला के तो बस क्या याद रखना है, एक तो मेनली कि आपका जैसे लेट से बेंजोइक एसिड है, COH अगर लगा है बेंजीन रिंग पे तो उसकी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, बताओ जिष्णु। COH अगर ऊपर लगा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग? होप ही नहीं रहेगा, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो एक चीज फिर ये भी कर लो अगर ये कंफ्यूजन है कि देखो यार, सिंपली बेंजीन रिंग पे ना कभी भी अगर ऊपर कार्बोनाइल लगा है डायरेक्टली उस पे C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, तो हमेशा कैसा सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, ये चीज याद कर लिया करो जस्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग रखो। लेकिन अगर कभी ऐसे लगा है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उसमें आप देखो वैसे भी हो, ऑल्दो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसी वाली सिचुएशन आ रही होगी ना, वो चाह के भी बाहर खींच नहीं पा रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर भी इधर डाल देगा, तो कुल मिला के उसका एक बॉन्ड तो मतलब जस्ट बढ़ ही जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसका, लोन पेयर तो उसका बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक बॉन्ड पेयर और एक्स्ट्रा आ गया, उसका ऑक्टेट ही एक्सपैंड होने लग जाएगा, इम्पॉसिबल है बिल्कुल, तो ये अंदर ही भेजेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्लीज ये डिफरेंस कि आप C डबल बॉन्ड O से जुड़े हो या नॉर्मल ऑक्सीजन से जुड़े हो, दोनों में ऑपोजिट इफेक्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मेटा डायरेक्टिंग। ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो जस्ट अब यहाँ R इमेजिन कर लो, अगर सिंपल एक हाइड्रोजन है पर उससे कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, बाकी सारी चीजें तो वही सेम ट्रू रहेंगी। तो अब अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हो, ऐसे ले लेते हैं इसको जस्ट, नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या लगेगा, H2SO4? अरे लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया ना, वहां वहां पे वो डॉज हो जाता है जब आपका अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो बेंजीन रिंग, तो नहीं चाहिए होता। ठीक है, एंड इसके लिए हैलोजनेशन के लिए भी लाइकवाइज हम बोल रहे हैं इसमें कि आपका X2 के साथ साथ लुइस एसिड लगेगा, जब ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है बेंजीन रिंग तो रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। ठीक है, और दोनों ही केस में मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके तो देखो शॉर्ट नोट्स कंप्लीट। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।